तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर है ना हम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स के यूनिट वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं एग्जाम रेडी, मतलब कि एग्जाम में आने के जितने ज़्यादा चांसेस रखते हैं वो क्वेश्चन देखने वाला है। मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं, इनके अंदर लिखे हुए जो आंसर्स हैं वो पूरे आंसर नहीं है, आपको आंसर बना करके और बड़ा लिखना होगा, या मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें आप बता देंगे अगर इन वर्ड्स का अगर आप यूज़ कर लेंगे तो आपके नंबर ज़रूर आएंगे। इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबब्ली इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए समय से पहले वीडियो लेके आ गए हैं। हालांकि आपको मैंने कहा था जिस यूनिट वाली एक्सप्लेनेशन की वीडियो थी कि शाम में 5 या 6 बजे तक, लेकिन ये वीडियो आपने दोपहर में देख ली होगी, दोपहर तक ही आपके पास आ गई है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 के अंदर जो अगर आप देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन जो आ सकता है ना, वो आ सकता है ब्रीफली एक्सप्लेन द 5 की टेक्नोलॉजी यूज्ड इन फाइनेंशियल मार्केट टुडे। वो की टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताइए जो कि फाइनेंशियल मार्केट में आज के समय में इस्तेमाल की जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम आ चुका है, एल्गोरिथम ट्रेडिंग होती है, एआई का इस्तेमाल हो रहा है, ब्लॉकचेन एंड बिग डाटा क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह को लेके आया गया है। फिर सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम एंड द फिनटेक मॉडल। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम और जो फिनटेक मॉडल है इसमें क्या अंतर है? तो ट्रेडिशनल बैंकिंग जो था वो पूरा का पूरा मैनुअल था, पेपर बेस्ड था, लेकिन जो फिनटेक है 24/7 सर्विस प्लस डिजिटली होता है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, इंसान घर बैठे केवाईसी कर ले रहा है, अकाउंट खोल ले रहा है। पहले सारा मैनुअल होता था, बैंक जाना पड़ता था, कागजी कार्यवाही के साथ होता था। ये मेजर डिफरेंस हो गया है पहले वाले बैंकिंग सिस्टम में और आजकल के फिनटेक बैंकिंग सिस्टम के अंदर। फिर व्हाट इज़ द स्कोप एंड नेचर ऑफ फिनटेक इन मॉडर्न फाइनेंशियल इकोसिस्टम। क्या क्या स्कोप है और क्या नेचर है फिनटेक का इन मॉडर्न फाइनेंशियल इकोसिस्टम के अंदर। तो मॉडर्न फाइनेंशियल इकोसिस्टम के अंदर देखें तो इट इज़ अ डाटा ड्राइवन कस्टमर सेंट्रिक एंड ऑटोमेटेड अप्रोच। इट स्कोप स्पेंड डिजिटल पेमेंट, लैंडिंग, क्राउड फंडिंग, क्रिप्टो, रोबो एडवाइजरी, इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस एंड रजिस्ट्रेशन टैग, इन चीज़ों के अंदर देखा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रेस द इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में आपको सारे फेजेस के बारे में बताऊंगा। लाइक पहला फेज़ आया जिसमें फिजिकल और मैनुअल काम होता था। फेज़ 2 आया जिसमें एटीएम और इंटरनेट बैंकिंग लेके आए। फेज़ 3 में यूपीआई को लेके आया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। और उसके बाद फेज़ 4 अगर आप आगे का जानते हैं तो 2022 के आगे का आप बताएंगे, जिससे में वो CBDC लेके आ गया था, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वगैरह। ठीक है। फिर 4th क्वेश्चन, ट्रेस द एवोल्यूशन, मेजर फेसेस, ये तो हो गया। 5th क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द रोल ऑफ जैम ट्रेंटी। जैम ट्रेंटी के बारे में बताने के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो जैम ट्रेंटी जो था उसके अंदर क्या था? जनधन, आधार, मोबाइल। जे से जनधन, ए से आधार और एम से मोबाइल। जनधन अकाउंट खोलेगा, आधार से लिंक किया गया, मोबाइल के साथ इंश्योर किया गया। इससे जीरो बैलेंस अकाउंट खोल दिया गया आधार के माध्यम से, और इससे गवर्नमेंट सब्सिडरी वगैरह, डीबीटी, जितना भी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का होता है वो सब उसमें भेजा जाने लग गया था। व्हाट इज़ द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई क्या होता है और एनालाइज एट द फैक्टर दैट मेड सक्सेस, और क्या क्या कारण बने जिसकी वजह से यूपीआई सक्सेसफुल हुआ। तो यूपीआई रियल टाइम मोबाइल पेमेंट सिस्टम है, डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र देता है, और ये सक्सीड इसलिए हुआ क्योंकि इसका सिंपल इंटरफेस है, इजी इंटरफेस है। क्यूआर कोड्स आ गए, गवर्नमेंट सपोर्ट रहा, हाई स्मार्टफोन एडॉप्शन देखा गया, और जीरो चार्जेस आ गए स्मॉल मर्चेंट्स के लिए, जिसकी वजह से यूपीआई काफ़ी ज़्यादा वाइडर फेमस हो गया था। फिर 7th आपके पास, आउटलाइन द चैलेंजेस फेस्ड बाय द फिनटेक सेक्टर एंड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। आउटलाइन कीजिए वो चैलेंजेस जो कि फेस किए जाते हैं फिनटेक सेक्टर और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के द्वारा। तो चैलेंजेस इंक्लूड साइबर सिक्योरिटी रिस्क। चैलेंजेस के अंदर सारे के सारे आ जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी रिस्क आ गया, डाटा प्राइवेसी इशू देखा गया, डिजिटल डिवाइड रेगुलेशन मैनेज बाय आरबीआई एंड ऑल। ठीक है, ये सारा यूनिट 1 से हो जाएगा। यूनिट 1 डन के लिए कमेंट बनता है। फिर यूनिट 2 पे आ जाते हैं। यूनिट 2 का नाम है डिजिटल फाइनेंस। इसके अंदर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप देखें तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन को समझाइए ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड लिस्ट इट्स कोर कंपोनेंट, और इसके कोर कंपोनेंट क्या उन सभी के बारे में बताइए। इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव फाइनेंशियल स्पीड एंड एक्सेसिबिलिटी कंपोनेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको बताना होगा।
व्हाट आर द रिस्क एंड बेनिफिट एसोसिएटेड विद द ऑनलाइन डिजिटल लैंडिंग लाइसेंस, क्या क्या रिस्क और बेनिफिट्स होते हैं एसोसिएटेड ऑनलाइन डिजिटल लैंडिंग के साथ। तो अगर ऑनलाइन डिजिटल लैंडिंग की तरफ देखें तो बेनिफिट रिस्क पेपरलेस ऑनबोर्डिंग वगैरह हो जाता है, और रिस्क के अंदर डाटा मिसयूज़, हाई इंटरेस्ट रेट और पोटेंशियल ओवर इनडेप्टनेस देखा जा सकता है। फिर तीसरा है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीओएस सिस्टम यूज्ड इन रिटेल ट्रांजेक्शन, अलग अलग प्रकार के पीओएस सिस्टम के बारे में बताइए। तो एक ट्रेडिशनल पीओएस होता है सिर्फ कार्ड स्वाइपिंग, फिर एमपीओएस आ गया मोबाइल बेस, फिर क्यूआर पीओएस आ गया, एंड देन सॉफ्ट पीओएस, स्मार्टफोन टैप टू पे फीचर्स भी आ चुका है। ये सारा पीओएस के अंदर परिवर्तन देखा गया है आज तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है हाउ हैज़ डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्म रिटेल एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग, किस प्रकार से क्या चेंजेस हैं। तो रिटेल बैंकिंग नाउ फीचर्ड मोबाइल ऐप्स इंस्टेंट परफॉर्मेंस, और कॉर्पोरेट के अंदर देखें तो जीएसटी वगैरह से इंटरलिंक्ड, टैक्सेशन वगैरह से रिलेटेड पूरा डाटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी आ गया। ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। एक्सप्लेन द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ एआई एंड एमएल इन फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग फाइनेंस के अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन देखे गए। तो एआई की सहायता से मतलब क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या क्या यूज़ हुआ। तो एआई की वजह से रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन वगैरह देखा गया। वहीं एमएल के द्वारा बोरोवर रिस्क वगैरह और यूजिंग इंटरनेट डाटा वगैरह की वजह से एनालाइजेशन वगैरह हमारे लिए आसान हो गया था। फिर से व्हाट इज़ अल्टरनेटिव फिनांस, अल्टरनेटिव फिनांस क्या होता है, और डिस्कस कीजिए पीयर टू पीयर यानी P2P लैंडिंग एंड क्राउड फंडिंग। तो अल्टरनेटिव फिनांस है ना, रिलाई करता है नॉन ट्रेडिशनल फंडिंग के ऊपर, एंड P2P जो होता है कनेक्ट करता है बोरोवर्स को डायरेक्टली टू इंडिविजुअल लेंडर। इसमें बोरोवर जो होता है डायरेक्टली इंडिविजुअल लेंडर से कनेक्ट हो जाता है, फ़ोन वगैरह के तरीके से हो जाता है ये आजकल। वहीं क्राउड फंडिंग जो होता है ना, रेज किया जाता है कैपिटल फ्रॉम अ लार्ज पूल ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर। क्राउड फंडिंग काफ़ी बड़े लेवल पे बड़े से पूल में छोटे छोटे इन्वेस्ट करते हैं, इसी को क्राउड फंडिंग कहा जाता है। फिर दे रखा है क्रिटिकली एनालाइज द इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट एज वेल एज इनहेरिटेंट रिस्क। एनालाइज कीजिए इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट को, साथ ही साथ इनहेरिटेंट रिस्क ऑफ डिजिटल फिनांस। डिजिटल फिनांस का क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट रहा, क्या सोशल इम्पैक्ट रहा। वहीं इनहेरिटेंट रिस्क ऑफ डिजिटल फिनांस के बारे में भी पूछा गया है। तो इट इकोनॉमिकली इम्प्रूव क्रेडिट फ्लो, इससे इकोनॉमिकली इम्प्रूव हो जाता है आपका क्रेडिट फ्लो, एंड सोशली ड्राइव्स फाइनेंशियल इनकल्चर, और सोशली ड्राइव करता है फाइनेंशियल इनकल्चर। हाउएवर जबकि इट पोजेस रिस्क लाइक साइबर सिक्योरिटी थ्रेट एंड द डिजिटल डिवाइड, और इसके साथ रिस्क वगैरह भी आ जाता है लाइक साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल डिवाइड वगैरह का। ठीक है, यूनिट 2 इसी के साथ डन हो जाता है। वीडियो कमेंट नहीं कर रहा है तो कमेंट करिए, एक लाइक कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 का नाम है आपका डिजिटल पेमेंट वगैरह वाला। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ 2016 डिमोनेटाइजेशन और इंडिया डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप। तो 2016 के डिमोनेटाइजेशन पर इंडिया पे क्या असर पड़ा। इससे कैश शॉर्टेज हो गया और यूपीआई मोबाइल वॉलेट को काफ़ी बड़े मात्रा में अडॉप्ट किया जाने लग गया था। फिर स्टेट द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन डिजिटल पेमेंट एंड क्रिप्टो करेंसी। डिजिटल पेमेंट और क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो प्राइमरी डिफरेंस है उसके बारे में बताइए। तो डिजिटल पेमेंट स्टेबल होता है, हैवीली रेगुलेटेड होता है और सेंट्रलाइज्ड होता है। वहीं क्रिप्टो करेंसी जो होता है हाईली वोलेटाइल है, लाइटली रेगुलेटेड और डिसेंट्रलाइज्ड होता है। फिर क्वेश्चन 3 है इसमें, डिफाइन आरटीजीएस एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंट इन मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। आरटीजीएस क्या होता है उसको बताइए और एक्सप्लेन कीजिए इसका महत्व इन मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने में। तो आरटीजीएस जो होता है आरबीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है सिस्टम पे, और हाई वैल्यू रियल टाइम कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन 4 है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ 6 की पार्टिसिपेंट इन अ डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम। 6 कौन कौन से वो आते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपके पास पेयर, देन पेई, फिर पेई के बाद बैंक, फिर पेमेंट गेटवे, फिर रेगुलेटर, और फिर लास्ट में क्लियरिंग सेटलमेंट अथॉरिटी वगैरह आ जाता है। स्टेप बाय स्टेप आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, ट्रेस द फेज ऑफ इवोल्यूशन। तो सारे फेज़ के बारे में बताना जो कि आपने ऊपर भी पढ़ लिया। पहले फेज़ में कार्ड बेस हुआ, सेकंड में इंटरनेट बैंकिंग, फिर मोबाइल वॉलेट, फिर यूपीआई रियल टाइम, और लास्ट में सीबीडीसी क्रेडिट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वगैरह लेके आया गया था। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिटेल पेमेंट सिस्टम एंड होलसेल पेमेंट सिस्टम।
तो रिटेल पेमेंट सिस्टम जो होता है ना, लो वैल्यू हाई वॉल्यूम डेली ट्रांजेक्शन के लिए होता है। वहीं होलसेल सिस्टम जो होता है प्रोसेसिंग हाई वैल्यू और लो वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू कम है, ज़्यादा मात्रा में होता है रिटेल में, और वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा कम मात्रा में होता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों में एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। फिर सातवां डिफाइन ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को समझाइए टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज़ कोर फीचर एंड एप्लीकेशन। क्या इसके कोर फीचर और एप्लीकेशन होते हैं? तो ब्लॉकचेन जो होता है एक सिक्योर डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, और फीचर के अंदर आपके ट्रांसपेरेंसी आ जाता है, इम्यूटेबिलिटी आ जाता है, क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी। इट इज़ यूज्ड फॉर क्रिप्टो करेंसी सप्लाई चेन ट्रैकिंग एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इन चीज़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूनिट 3 इसी के साथ समाप्त होता हुआ आखिरी यूनिट की ओर हम बढ़ते हैं। हालांकि आप देख रहे होंगे लगभग 10 मिनट हुए हैं अभी, और हमने 3 यूनिट डन कर दिए। ठीक है, शॉर्ट आंसर बताए हैं, दोबारा रिपीट कर देना अगर स्टार्टिंग में नहीं सुना है तो। आपको आंसर बढ़िया से लिखने हैं, यहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, फिर यूनिट नंबर 4 है आपके पास फाइनेंशियल डाटा एनालिटिक्स के अंदर व्हाट आर द 5 V's ऑफ बिग डाटा एंड वाई दे आर इंपॉर्टेंट। तो 5 V जो होते हैं वो होते हैं वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। ठीक है, और ये अलाउ करते हैं इंस्टीट्यूशन को टू प्रोसेस मासिव डाटा सेट्स फॉर रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन एंड रिस्क मॉडलिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, प्रिडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव डाटा एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव के अंदर देखा जाता है क्या हुआ, डायग्नोस्टिक के अंदर देखा जाता है कैसे हुआ, प्रिडिक्टिव के अंदर क्या किया जा सकता है या फिर क्या होगा, और प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर सजेस्ट किया जाता है, एडवाइस किया जाता है व्हाट शुड बी डन। फिर तीसरा दे रखा है व्हाट इज़ रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन क्या होता है, इसका मेन एप्लीकेशन क्या है? तो आरपीए जो होता है ना एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है जो कि ऑटोमेटिक रिपीटेटिव रूल बेस्ड टास्क, और ये अप्लाई करता है केवाईसी वेरिफिकेशन वगैरह, लोन एंड इनवॉइस प्रोसेसिंग एंड डाटा एंट्री वगैरह देखता है। फिर चौथे नंबर पर आ जाता है व्हाट 5 क्राइटेरिया मस्ट अ प्लेटफॉर्म मीट टू बी अ फॉर्मली क्लासिफाइड इनटू फिनटेक एप्लीकेशन। क्या क्राइटेरिया है, फिर क्या 5 मस्ट क्राइटेरिया है जो कि होना चाहिए किसी भी उसको फिनटेक में स्टेबलाइज होने के लिए। तो फिनटेक के लिए अगर आप देखते हैं, इट मस्ट यूटिलाइज्ड टेक ड्राइवन इनोवेशन, इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, रिड्यूस कॉस्ट, एनहांस द यूज़र एक्सपीरियंस एंड इंश्योर स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंप्लायंस। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। 5वें नंबर पे डिटेल द स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो ऑफ एन AI पावर्ड रोबो एडवाइज़र। स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो समझाइए किसका, AI पावर्ड रोबो एडवाइज़र का। तो द वर्क फ्लो इन्वॉल्व, जो वर्क फ्लो होता है उसके अंदर आ जाता है आपका कलेक्टिंग क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, AI बेस्ड रिस्क पोर्टफोलियो एलोकेशन, कंटिन्यूस रीबैलेंसिंग एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। फिर अगला आ जाता है एक्सप्लेन द कॉमन साइबर थ्रेट्स फेस्ड बाय फाइनेंशियल सेक्टर एंड इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्या कॉमन साइबर थ्रेट्स हैं जो कि फेस किए गए हैं फाइनेंशियल सेक्टर और इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या कह रही हैं? तो थ्रेट्स के अंदर फिशिंग आ जाता है, आपका रैनसमवेयर आ जाता है, इनसाइडर थ्रेट्स, डाटा ब्रीचेस वगैरह आ जाती है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या गया, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर बनाया गया, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लेके आया गया है। फिर 7वां है डिस्कस द इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा, डाटा एनालिटिक्स, AI एंड साइबर सिक्योरिटी। क्या इंटीग्रेशन है फाइनेंशियल डाटा का, फाइनेंशियल डाटा एनालिटिक्स का, AI एंड साइबर सिक्योरिटी का? तो फाइनेंशियल डाटा फ्लोज थ्रू एनालिटिक्स इनटू AI फॉर ऑटोमेशन, ऑल सेफगार्ड बाय अ साइबर सिक्योरिटी लेयर। साइबर सिक्योरिटी एक्ट एज अ क्रूशियल शील्ड टू प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉसेज एंड डाटा मैनिपुलेशन। साइबर सिक्योरिटी जो होता है एक्ट करता है क्रूशियल शील्ड की तरह और प्रिवेंट करता है फाइनेंशियल लॉसेस को और डाटा मैनिपुलेशन को। लगभग 14 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट के अंदर का आपकी वीडियो है। 15 मिनट के अंदर आपने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देख लिए। ठीक है, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके लाइक कमेंट ही मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं अगली वीडियो और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, और सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा अभी तक। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लगभग 120 से 150 के बीच के रेंज में सब्सक्राइबर काउंट आप लोगों ने ज़रूर पहुंचा दिया होगा। फटाफट से इसमें सब्सक्राइब वगैरह करके हमारा भी सब्सक्राइबिंग का जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है 500 सब्सक्राइबर का, उसको एटलीस्ट आप लोग रीच करवा दीजिए ताकि हम भी मोनेटाइज हो पाएँ और आगे आपके छोटे भाई बहनों के लिए और इंपॉर्टेंट अपडेट्स वाली वीडियो लेके आते रहें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका पहला सेशन है, पहले सेशन में आपने बढ़िया प्यार दिखाया, उसके लिए दिल से धन्यवाद।